हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा कर रहे हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। इससे बनने वाले लगभग 45 मुख्य क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह आपके सामने दे रखा है कि क्रिप्टोकार्डिज्म मनुष्य में कौन सी अवस्था होती है। क्रिप्टोकार्डिज्म नर जनन तंत्र का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके प्रत्येक एग्जाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसएससी, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से, क्रिप्टोकार्डिज्म मनुष्य में कौन सी अवस्था होती है। तो जब वृषणकोश में 2 वृषण होते हैं, या जब वृषण वृषणकोश में नहीं आ पाते हैं, जब वृषण वृषणकोश से बड़े हो जाते हैं, या जब वृषण वृषणकोश में अल्प विकसित रह जाते हैं। तो कौन सी अवस्था होती है? यह होती है सेकंड अवस्था। यानी जिसमें क्या होता है कि जब वृषण वृषणकोश में नहीं आ पाते हैं ना, तो उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? क्रिप्टोकार्डिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, बल्बोयूरिथ्रिल जो ग्रंथि होती है को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? अन्य नाम पूछ रहे हैं। तो देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, पेरिनीलियन ग्रंथि और मीबोमियन ग्रंथि। तो किस नाम से अपन जान सकते हैं? बिल्कुल, बल्बोयूरिथ्रिल जो ग्रंथि होती है उसको काउपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर निम्न में से कौन सी संरचना नर में सहायक जनन ग्रंथि होती है? प्रोस्टेट, जठर ग्रंथि, मशरूम काय ग्रंथि या वंक्षण ग्रंथि। तो कौन सी होगी इनमें से? बिल्कुल सही, नर की सहायक ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है वह है। नेक्स्ट, काउपर्स ग्रंथियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मादा स्तनधारी, नर स्तनधारी, एवं भी दोनों या किसी में नहीं। तो काउपर्स जो ग्रंथियां होती है वह विशेषता होती है नर स्तनधारी जो होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। प्रोस्टेट और काउपर्स 2 मुख्य ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर सेमिनीफेरस नलिका में केंद्रीय ल्यूमेन कब विकसित होता है? केंद्रीय ल्यूमेन जो होता है वह कब विकसित होता है? तो जन्म के पश्चात, यौवन अवस्था से पूर्व, यौवनावस्था में या वृद्धावस्था में? तो सेमनीफेरस नलिका में केंद्रीय ल्यूमेन जो विकसित होता है वह यौवन अवस्था में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का। सेमिनीफेरस नलिका में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं होती है, जो होती है ये कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिका होती है? जनन कोशिका, प्रजनन कोशिका, देही कोशिका या रक्षक कोशिका। तो ये कोशिका कौन सी होती है? एक प्रकार की रक्षक कोशिका होती है, तो सर्टोली कोशिका। और ये जो शुक्राणु बनते हैं उनको पोषण भी प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि वृषण तथा उदर भित्ति के बीच संयोजित ऊतक की कॉर्ड कौन सी होती है? तो यह कौन सी होती है? जल्दी से बताइए। होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 8 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है आपने कि स्क्रोटल कोष में कोडा एपिडिडाइमिस से जोड़ने वाला इलास्टिक ऊतक जो होता है वह क्या कहलाता है? गुबर्नेकुलम, टेंडनीय कॉर्ड, स्क्रोटल लिगामेंट या केपुट एपिडिडाइमिस। तो यह कहलाता है गुबर्नेकुलम तंतु कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, वृषण की सेमिनीफेरस नलिका जनन एपिथीलियम से आश्रित होती है, जिसमें पाई जाती है। तो इसमें क्या पाई जाती है? सर्टोली कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 10 नंबर का। स्पर्मेटोजेनेसिस पर नियंत्रण किसका होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन का? तो 10वां जो क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस पर नियंत्रण किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन का होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, वृषण की कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन नरलिंग हार्मोन का स्त्राव करती है? तो अंतराली कोशिकाएं, लेडिंग कोशिका, जनन एपिथेलियल कोशिका, सर्टोली कोशिका और द्वितीय के स्पर्मेटोसाइट्स। तो इसके अंदर वृषण की अपन मानते हैं कि जो अंतराली कोशिकाएं होती है ना, या लेडिंग कोशिकाएं, वह अपन मानते हैं कि नर लिंग हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन उसका स्त्राव करती है। ये ऑप्शन सही होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मनुष्य में शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए तो क्या होगा?
तो वीर्य में अपन मानेंगे कि जो शुक्राणु होंगे वह नहीं होंगे, क्योंकि शुक्रवाहिनी के द्वारा अपन मानेंगे कि शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचते हैं और शुक्राशय में किसका वीर्य का निर्माण होता है, तो वह वीर्य शुक्राणु रहित ही होगा। नेक्स्ट, स्तनधारियों के वृषण को ढकने वाला कैप्सूल कौन सा होता है? कैप्सूल यानी कि आवरण। तो ऑप्शन देखिए, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका मेम्ब्रेना, ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका वेस्कुलेसा। तो वृषण को ढकने वाला कैप्सूल होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, स्तनधारियों में उदरीय गुहा तथा स्क्रोटल कोष को जोड़ने वाला उदरीय मार्ग क्या कहलाता है? स्पर्मेटिक नलिका, न्यूरेंटेरिक नलिका, इग्विनिल नलिका या हर्वेसियन नलिका? तो यह कहलाता है इन्ग्विनिल नलिका, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, शुक्राणु कोशिकाएं उत्पन्न होती है, तो शुक्राणु जो कोशिकाएं होती है वह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में उत्पन्न होती है, ए ऑप्शन सही होगा। गुबर्नेकुलम कार्डिस संकुचनशील संरचना होती है जो कि क्या कार्य करती है? वृषण को स्तर बनाए रखने का कार्य करती है, डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक जनन ग्रंथि सिर्फ स्तनधारी नर में पाई जाती है? प्रोस्टेट, पेरिनियल, काउपर्स या बार्थोलिन? तो नर में जो पाई जाती है वह कौन सी, अपने सबको पता है, जन ग्रंथि सिर्फ स्तनधारी नर में पाई जाती है, तो वह काउपर्स ग्रंथि होती है। फिर स्तनधारियों में टेस्टिकुलर डिजीनेरेशन तथा प्रजनन तंत्र संबंधी विकृतियां किसकी कमी से उत्पन्न होती है? यानी विटामिन की कमी से होती है, तो कौन सा विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी जनन तंत्र में कमी का पूछा जाए क्वेश्चन, तो वह विटामिन ई होता है हमेशा, क्योंकि अपन मान सकते हैं कि यह जनन से संबंधित विटामिन होता है, इसकी कमी से बंध्यता रोग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउपर्स ग्रंथि विद्यमान होती है तिलचट्टा, खरगोश, मेंढक या केचुआ में? तो काउपर्स जो ग्रंथि होती है वो किस में विद्यमान होती है? खरगोश में विद्यमान होती है। मानव के सेमिनल जो द्रव होता है उसकी क्या विशेषता होती है? उसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं क्या होती है? वृषण में पाई जाने वाली जो सर्टोली कोशिकाएं होती है ना, वे क्या होती है? पोषक कोशिका, प्रजनन कोशिका, संवेदी कोशिका या कोई नहीं? तो ये क्या होती है? एक प्रकार की पोषक कोशिकाएं होती है, जो बनने वाले जो अपन मानते हैं युग्मक यानी कि शुक्राणु, उनको पोषण प्रदान करती है। वह परिस्थिति जिसमें शुक्राणु की गति घट जाती है, ओलिगोस्पर्मिया, एथिनोस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया या पोलिस्पर्मी? तो वह क्या होती है? वह होती है एथिनोस्पर्मिया, जिसमें शुक्राणु की गति घटती है। स्खलन के उपरांत या बाद सेमाइनल फ्लूइड यानी जो वीर्य में स्कंदन होने का कारण किसे माना गया है? तो वह मानते हैं अपन जो प्रोस्टेटिक स्त्रवण में उपस्थित कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजन को माना गया है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन अवस्थाओं का वह कौन सा सही क्रम है जिससे परिपक्वन मानव वृषण में शुक्राणु बनाते हैं? तो वह क्रम कौन सा होता है शुक्राणुजन का? तो देखिए, शुक्राणुजन, शुक्राणुजनक, फिर प्राशुक्राणु और शुक्राणु, यह होगा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एक्रोसोम में से किसका स्त्राव होता है? एक्रोसोम जो होता है उससे स्त्राव किसका होता है? तो एंजाइम का स्त्राव होता है, और वह भी कौन सा? हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम होता है उसका स्त्राव होता है, बी ऑप्शन राइट। मनुष्य में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात नर जर्म कोशिकाएं किस में परिवर्तित होती है? तो वह द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में परिवर्तित होती है, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए, नर प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का सांद्रण कहाँ होता है? शुक्राणु का जो सांद्रण होता है वह एपिडिडाइमिस में होता है। किसके प्रभाव के शुक्र जनन का नियंत्रण होता है? तो किसके प्रभाव के से अपन मानते हैं शुक्र जनन का जो नियंत्रण होता है, तो वह होता है एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है। शुक्राणु की गति किसके द्वारा होती है? सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी या न्यूक्लियोसोम? तो शुक्राणु की जो गति होती है फ्लैजिला के माध्यम से होती है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए जा रहे आरेखीय चित्र में मानव के नरजनन तंत्र का एक अंश चित्र दिखाया गया है, इसमें ABCD भाग क्या है? सही विकल्प को अपने को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो ए है
वह क्या है, शुक्रवाहिनी है, यानी शुक्रवाह कह सकते हैं। बी जो अपने को दिखाई दे रहा है वह यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहा है, अगर आपको पता है तो वह शुक्राशय को प्रदर्शित कर रहा है। और सी है वह प्रोस्टेट ग्रंथि को प्रदर्शित कर रहा है। और जो डी है ना, वह जो बल्बोयूरिथ्रिल ग्रंथि पाई जाती है उसे प्रदर्शित कर रहा है। तो इस आधार पर अपन देखेंगे इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने बी हो जाएगा। जिसमें देखिए कि ऊपर तो अपन देख रहे हैं पहले शुक्रवाहक नलिका आ गई, फिर शुक्राशय आ गया, ये अपन प्रोस्टेट ग्रंथि, ये अपनी क्या हो गई, बल्बोयूरिथ्रिल ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या होता है, वीर्य संग्रह, स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करना, सीमन निर्माण या हार्मोन को मुक्त करना। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का जो मुख्य वर्क होता है वह क्या होता है, स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करना। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हेट्रोगेमेटिक नर स्थिति नहीं पाई जाती है। हेट्रोगेमेटिक नर स्थिति नहीं पाई जाती किसमें, पक्षी, मानव, ड्रोसोफिला या मधुमक्खी। तो किसमें नहीं पाई जाती है, यह पक्षियों में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन राइट। एक नर स्तनधारी का वृषण शून समजात होता है, वृषण शून समजात होता है किसके, क्लाइटोरिस, लेबियो मेजोरा, योनि या गर्भाशय। तो किसके समजात होता है, लेबियो मेजोरा के समजात अपन इसे मानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रित करता है कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन प्रोलेक्टिन, एलएच, एफएसएच या जीएच। तो इनमें से कौन सा होगा, इनमें होगा एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट देखिए, खरगोश में वृषण होते हैं शरीर के भीतर, वृक्क के पार्श्व में, स्क्रोटल सेक में या पृष्ठ माधमनी के दोनों ओर। तो खरगोश में जो वृषण होते हैं वह कहाँ होते हैं, स्क्रोटल सेक में होते हैं, सी ऑप्शन राइट। वृषण के जनन उपकला के बीचों बीच पाई जाने वाली आधार कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सर्टोली कोशिका। और इनका वर्क क्या होता है, पोषण प्रदान करना, किसको, बनने वाले नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, स्खलित शुक्राणुओं का पोषक माध्यम कौन सा होता है, सेमिनल द्रव, वेजाइनल द्रव, गर्भाशय स्तर या फेलोपियन नलिका। तो यह इसमें पोषक माध्यम कौन सा होगा, तो वह होगा इसके अंदर सेमिनल द्रव जो होता है वही पोषक माध्यम का कार्य करता है। काडा एपिडिडाइमिस खुलता है, एपिडिडाइमिस खुलता है वास इफ्रेंस में, वास डिफरेंस में, इजाकुलेटरी डक्ट में या रेट टेस्टिस में। तो एपिडिडाइमिस किस में खुलता है ये, तो ये वास जो डिफरेंस होता है उसमें खुलता है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है किसमें होती है, वृषण, अंडाशय, वृक्क या फेफड़ों में। तो ये किसमें पाई जाती है, वृषण भाग में पाई जाती है सेमिनिफेरस नलिका। लेडिंग कोशिका किसमें होती है, शशक वृक्क में, मेंढक वृक्क में, मेंढक के टेस्टिस में या शशक के टेस्टिस में। किसमें होती है, बिल्कुल सही, शशक के जो टेस्टिस होते हैं उसमें पाई जाती है। मनुष्य के वृषण में भी लेडिंग कोशिका क्या कार्य करती है, अपन वहाँ पर देखते हैं जो नर युग्मक शुक्राणु होते हैं उनके निर्माण में सहायक होती है। बीडर की नलिका पाई जाती है मेंढक वृषण, मेंढक वृक्क के वृक्क, स्तनधारी अंडाशय, स्तनधारी के वृक्क में। तो बीडर की जो नलिका होती है वह पाई जाती है मेंढक के वृक्क में पाई जाती है। सर्टोली कोशिका पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिका ऑप्शन के आधार पर देखिए, खरगोश वृक्क, मेंढक अंडाशय, खरगोश के वृषण या खरगोश के अंडाशय में। तो सर्टोली जो कोशिका होती है वह अपने को पता है वृषण से संबंधित है, तो खरगोश के वृषण में पाई जाएगी। खरगोश में वृषण के सिर के ऊपर उपस्थित एपिडिडाइमिस का सिर कहलाता है वास डिफरेंस, कोडा एपिडिडाइमिस, गुबर्नुकुलम, केपुट एपिडिडाइमिस। तो यह क्या कहलाती है, यह कहलाती है केपुट एपिडिडाइमिस कहलाती है, डी ऑप्शन राइट। वृषण का अंतःस्रावी ऊतक कौन सा होता है, एपिडिडर्मिस, इनगुइनल नलिका, लीडिंग कोशिका या स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये कौन सी होती है, लीडिंग कोशिका होती है वृषण का अंतःस्रावी ऊतक। कॉकरोच में फेलिक अंग किससे संबंधित होते हैं, तो कॉकरोच में जो फेलिक अंग होते हैं ना वह किससे संबंधित होते हैं, नर प्रजनन तंत्र से संबंधित होते हैं। निम्न किस जंतु में टेस्टिस प्रजनन काल में स्क्रोटम में तथा अप्रजनन काल में पुनः ऊपर चले जाते हैं, ऑप्शन मेंढक, कंगारू, श्रू या चमगादड़।
तो क्या होगा, बिल्कुल चमगादड़। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं प्रजनन काल में तो वो बाहर आ जाएंगे, वृषणकोष में आ जाते हैं, तथा अप्रजनन काल में पुनः उदर गुहा में चले जाते हैं। डी ऑप्शन इज राइट। तो दोस्तों ये थे नरजनन तंत्र से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।